वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है कायदे में, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है बेचारा, पहला पेपर दिया उसके 200 नंबर आ रहे हैं, नीट में पता है कि 600 से ज्यादा चाहिए, 600 प्लस मार्क्स चाहिए एमबीबीएस के लिए। उन्हें दूसरा पेपर दिया उसके 150 नंबर आ गए, तीसरा पेपर दिया उसने उसके 170 नंबर आ गए, चौथा पेपर दिया उसके 220 नंबर आ गए, पांचवा पेपर दिया उसके 300 नंबर आ गए। तो वो खुश हो गया, अरे भाई 300 तक पहुंचा मैं। और छठा पेपर दिया उसने, पता चला यहां तक पहुंचते पहुंचते अक्टूबर नवंबर हो गया, और अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते 300 से उसने सपोज 320 तक इंप्रूवमेंट कर लिया। उस बच्चे को फिर ये एहसास ही होने लगता है, अच्छा मेरे हर टेस्ट में मेरे 200-250 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हर टेस्ट में मेरे 200-250-300 नंबर आ रहे हैं, तो मैं कैसे 600 ला पाऊंगा वहां पर। तो एक्चुअली क्या है, बच्चा वहां गिव अप कर देता है, ठीक है। फिर जो है जो अब उसका जो भी जितना मेंटल स्टेट है, जो भी उसके यार दोस्त उसको कितना डिमोटिवेट करते हैं, घर वाले कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इस मामले में हमारा बढ़िया है, हमारा आईआईटी का बढ़िया है। क्या हमें 50% या 40% ही तो करना है, हमने 40% भी कर लिया तो हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। हम इस उम्मीद में कि यस 40 तो हम कर ही लेंगे, इस उम्मीद में हम पूरा साल निकाल देते हैं कि यार 40 तो कर ही लेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 40 में जब भले 25 कर पाए, 30 पर गए, अब एक बार पेपर हो गया तो हो गया। अब इन बेचारों को साथ तो यार मुझे पता ही है, ये तो मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ नीट में जो 3-3, 4-4 साल से बेचारे तैयारी कर रहे हैं। सोच कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा हर साल पढ़ना साला, ठीक है। इसलिए हमारे केस में आईआईटी में थोड़ा ये बढ़िया है कि भैया एक बार दे लो, 12th के बाद सिलेक्शन हो गया, हो गया तो अच्छा है, पहुंचो कॉलेज, ना हो गया तो दूसरे कॉलेज पहुंच जाओ। और दूसरा रिलैक्सिंग जो है हमारे केस में ये, चल आईआईटी में ना हुआ किसी का तो ठीक है एनआईटी में हो जाएगा, है एनआईटी ना हुआ तो इतने सारे लोअर एनआईटी है उसमें हो जाएगा। होम स्टेट कोटा लग जाता है, होम स्टेट कोटा तो समझ रहा होगा, सारे एनआईटीज में 50% कोटा होम स्टेट कोटा होता है, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहां कुछ नहीं मिला तो भाई साहब प्राइवेट कॉलेज काफी अच्छे वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अबे गाजियाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है बेटा। तू अगर बोलता है ना कि डीमोटिवेशन हो रहा है, तो एक बार नीट वाले बच्चों की तरफ देखो, बेचारों की तरफ कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, खुद के साथ रोजाना लड़ना पड़ता है। तो तुम्हारी बात, हाँ, और सुन मेरी बात, ये स्ट्रगल यहीं पे खत्म, उन बेचारों का खत्म नहीं होता, हमारा तो खत्म हो जाता है। तू एक बार आईआईटी पहुंच गया, बोले ठीक है। इस टाइम पे आईआईटी में मैं सही बात बताऊं, एक बच्चा अगर तमीज से पढ़ ले तो 30 लाख 40 लाख 20 लाख की नौकरी लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी लाइफ ट्रैक पे 4 साल के बाद आ जाती है। नीट में तो बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं सही बात बता रहा हूँ। इट इज वेरी, मतलब डॉक्टर का स्ट्रगल आपको बस कुछ मतलब समझ रहा है ना। कभी किसी दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाने जाओगे, उस बेचारे ने अगर आपको देखने के 2000 रुपए फीस मांग लिए, तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसको ऐसे घूर के देखती है, ऐसे घूर के देखती है कि जैसे गुनाह कर दिया, इतने से 2 मिनट के 2000 रुपए ले लिए। वहीं अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा हो और कोई पुलिस वाला आ जाए तो चुपचाप जेब में से आपके 500 रुपए निकल जाते हैं। अरे ले लो सर, क्यों चालान काट रहे हो सर, 500-1000 में मान जाओ सर। लेकिन डॉक्टर वाले केस में हम लोग इतना सोचते हैं, जबकि उनके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसका तो आइडिया ही नहीं है किसी को। डॉक्टर की जॉब इस टाइम पे मैं मेरी लाइफ में जो है सॉरी टू से, मेरे अल्फाज ये हैं, जो ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूं आपके हिसाब से, लेकिन एक डॉक्टर की जॉब किसी आर्मी वाले से कम नहीं होती है। उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको सबसे पहले नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, इन रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है बेचारे को। फिर अगर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, समझ मेरी बात, फिर अगर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो एमबीबीएस के बाद फिर पीजी का एग्जामिनेशन होता है, पीजी का एग्जामिनेशन, ठीक, उसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और आज का करंट मार्केट ये है, ये बात हर डॉक्टर जानता है, ये बात हर बच्चा जानता है कि आज के टाइम पर एमबीबीएस की वो वैल्यू नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी। हमारे पापा के जमाने में एमबीबीएस की बहुत वैल्यू होती थी, अब वैल्यू नहीं है। अब जो पूरी दुनिया की बीमारियों को दूर करते हैं, उसके बाद फिर वो पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए अब पीजी का पैटर्न अब और कम हो गया है। पहले क्या होता था, लोग 1-2 साल जो है प्रैक्टिस करते, फिर पीजी की प्रैक्टिस करते, फिर पीजी का एग्जाम देते थे। अब क्या होता है, अब साथ ही करते हैं, कॉलेज में जाते हैं फिर साथ पीजी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक, कि भाई साथ ही निकल जाए हमारा। 4.5 साल तो उनकी पढ़ाई होती है और 1 साल उनका इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल के बाद जब वो एमबीबीएस करके बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलेंगे एमबीबीएस के बाद, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उनकी वैल्यू अभी पूरी बनी नहीं है, अभी उनको पीजी निकालना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको वही स्टेटस, वही इज्जत अगर चाहिए तो फिर बेचारे फिर पीजी की प्रिपरेशन करते हैं। और पीजी तो जानता ही है, पीजी में सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो जितना टफ नीट है उससे कई गुना ज्यादा टफ बेटा पीजी का एग्जामिनेशन है। सही बात है, उसमें सारे डॉक्टर बैठते हैं। तू जाकर देख दिल्ली में कैसे कितने लोग पीजी की प्रिपरेशन दिन रात लगे रहते हैं, उसमें सीट भी कम होती है। और अगर पीजी कर ली, पीजी में तेरा सिलेक्शन हो गया, भगवान की कृपा बढ़िया रही, तू इंटेलिजेंट है, तू पीजी में सेलेक्ट हो गया,
तो पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है पीजी के बाद फिर सुपर पीजी होता है। मान के चल पीजी में वहां 2 ब्रांच कट जाती है, 1 2 3 4 कट जाती है। एक जैसे एमएस हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी, एक एमडी हो गया, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसी होता है कि भैया ये एमबीबीएस था, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कुछ बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया, इसके बाद के पीजी पर, तो पीजी में 4-5 लाइन होती है। ये ले सर, इसमें एक हो गया एमएस, एक हो गया एमडी, एक हो गया यहां पर ऑर्थोपेडिक्स, उसके आगे नहीं होता है, और एक हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट में जो लेडीज लड़कियां हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट लेना पसंद करती हैं, तो उनके लिए अच्छा है। वो जैसे ये लेते हैं वो टर्मिनेटिंग ब्रांच होती है, इसके बाद कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उनको, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक्स भी चल जाता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स भी टर्मिनेटिंग ब्रांच है, इसके बाद आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये ले लिया एमएस या एमडी, इनके फिर एग्जामिनेशन होते हैं, बेचारों के। जो तूने सुना होगा ना कि ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बेटा हार्ट के डॉक्टर ऐसे ना बने होंगे वो, पहले उन्होंने एमबीबीएस निकाली होगी, फिर उन्होंने पीजी निकाली होगी, पीजी में उन्होंने एमएस की सीट निकाली होगी, एमएस के बाद फिर एग्जामिनेशन दिया होगा, और फिर आता है कि भैया ये यूरोलॉजी है, ये जो है हार्ट के डॉक्टर हैं। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये न्यूरो सर्जन है, जिसको बोलते हैं एमसीएच। समझ रहा मेरी बात? पीजी के निकालने के बाद, ठीक, फिर उसके बाद होता है कि भैया कोई पथरी का डॉक्टर है, भैया पथरी निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई वो यूरोलॉजी लिया होगा उसने, ठीक है। कोई दिमाग का या कोई इस टाइप का कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भाई न्यूरो सर्जन है, तो उसने फिर एमएस के बाद एमसीएच किया होगा, तो उसका भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और यहां तक पहुंच से आदमी की उम्र हो जाती है 30 से 32 साल, ये कंप्लीट होते होते। सही बात ही है। तो मेरे भाई 32 साल की उम्र तक आप अगर मार्केट में मुश्किल से 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो ये किसी सेक्रीफाइस से कम नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। एमसीएच करने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो उन बेचारों की उम्र हो जाती है कम से कम 36 से 40 के आसपास। अब जब वो 2000 रुपए फीस मांगते हैं तो जनता कहती है डॉक्टर बड़ा खराब है, बड़ा पैसे ले रहा है, बड़ा लूट रहा है। अरे मेरे भाई, 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा था, तब से यहां तक वो पढ़ ही रहा है। 15 साल की उम्र से जब उसने एमबीबीएस का सपना देखा होगा ना, तो तब से वो यहां तक पढ़ रहा है। वो 35 साल की उम्र तक 20 साल से। तो भैया उसकी मेहनत को तुम क्यों इस चीज को लेके जो है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सबको कि कोई बच्चा सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई बच्चा कोई डॉक्टर बन गया है बढ़िया, ठीक है, आप उसके दिल से रेस्पेक्ट करो, क्योंकि उसने सच में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया होता है। फैमिली लाइफ जीरो होती है, जीरो फैमिली लाइफ होती है। किसी भी टाइम इमरजेंसी से कॉल आ गया तो भैया जाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक उसने 10-15 केस देख लिए, 1 महीने में उसने सपोज 100 केस देख लिए, तो 99 केस उसके अच्छे चले गए। वो मरीज जो भी आते हैं वो सब भूल जाते हैं ठीक होने के बाद। लेकिन अगर गलती से किसी डॉक्टर से 1 केस बिगड़ जाए जिसमें उसकी गलती ना भी हो, कोई भगवान ने ही लिख दिया हो कि भाई इसको तो अब बुलाना ही है मुझे अपने पास, तो वो सारा ब्लेम अल्टीमेटली फिर उसको ही अपने सर पे ढोना पड़ता है। इट नॉट इजी, बहुत बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग, समझ रहा है ना? हाँ।